हेलो एवरीवन, एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसका क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। बहुत ही शानदार टॉपिक होता है ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इस सॉलिड स्टेट के आपको जितने भी वीडियो मिले उनको प्रत्येक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि इनमें आप और किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इसमें हम बहुत ही शानदार टिप्स के माध्यम से आप तक या सॉलिड स्टेट को आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक बात को बहुत ही अच्छे ढंग से सुने। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से आपको बारीकी पढ़ना है। तो आप देखिए, पदार्थ के बारे में सबने सुना है और यहां तक कि ये भी सुना होगा आपने कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब कौन सी अवस्था कब स्थायी होती है, कब अस्थायी होती है? अमीन पदार्थ कब ठोस अवस्था पाया जाता है, कब द्रव अवस्था पाया जाता है, कब गैस अवस्था पाया जाता है, ये डिसाइड होता है उसके जो पदार्थ होता है। चूंकि एक्चुअली में वो पदार्थ आपका कणों से मिलकर बना होता है। इस तरीके से ये भैया कहलाते हैं अवयवी कण। ये अवयवी कण कहलाते हैं। जी हाँ, जो आपके अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं। जी, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण कहलाते हैं। ये कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। अब इन कणों के बीच जो बल कार्य करता है उसको आप कहते हैं अंतराकणीय आकर्षण बल। अंतराकणीय आकर्षण बल कहते हैं भैया। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स या मतलब मोलिकुलर, जैसे अणु है तो मोलिकुलर, एटॉमिक, परमाणु है तो आयन है तो आयनिक। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। ये कणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। ये बल अंतराकणीय आकर्षण बल या कणों के बीच लगने वाले बल कणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं और इसमें अव्यवस्था यानी रैंडमनेस दर्शाती है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा जिसे आप कहते हैं भैया थर्मल एनर्जी या केटी ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इन कणों के बीच जो बल लगता है वो इन कणों को व्यवस्थित करने का, एक नियमित पैटर्न देने का कार्य करता है और जो इन कणों को अव्यवस्थित करे
उस प्रभाव को आप ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहां पर प्रत्येक पदार्थ में दो विरोधी प्रभाव कार्य करते हैं, एक दूसरे के विरोधी। एक प्रभाव कणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है तो दूसरा प्रभाव कणों को अव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इसलिए जो प्रभाव कणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है वो होता है अंतराकणीय आकर्षण बल, और जो अव्यवस्थित करने का प्रयास करता है वो होती है थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। इसलिए भैया पदार्थ ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ये तीन मुख्य अवस्थाएं हैं पदार्थ की, और पदार्थ इन तीन मुख्य अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था पर हो सकता है। ये उन पर लगने वाले, कणों पर लगने वाले इन दोनों प्रभावों पर निर्भर करता है कि पदार्थ कब ठोस होगा, कब द्रव होगा, कब गैस होगा। बात समझ में आपको आई होगी। लेकिन भैया सॉलिड स्टेट में हमें तो केवल और केवल सॉलिड का अध्ययन करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सॉलिड का अध्ययन करेंगे, और सॉलिड में हम भैया सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की टाइप्स का अध्ययन करेंगे कि सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कुछ मुख्य अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। जी हाँ, एक बार सुन लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण प्रबल होता है। ठोस के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच आकर्षण बहुत प्रबल होता है, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही अल्प होता है। इनका आयतन, आकार, आकृति सब निश्चित होता है। ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं भैया। मतलब दबाने से नहीं दबते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच ना दूरियां नहीं है, स्थान नहीं है, बहुत ही अल्प स्थान होता है। ये अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, इनके कण केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ओनली वाइब्रेशन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। तो भैया ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच प्रबल आकर्षण होता है। ठोस में कणों के बीच की दूरी अति अल्प होती है। ठोस के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल कांपनिक गति कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। ठोस कठोर होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं। उनके अणुओं के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य के होता है, नगण्य के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। ये भैया ठोस के अभिलक्षण है। और ठोस में अंतराकणीय आकर्षण प्रबल है तो भैया थर्मल एनर्जी वहां पर बहुत कम होती है। अब आप ठोस में ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाएंगे तो फिर क्या है कि इनमें वाइब्रेशन बढ़ेगा, कणों में वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब कणों में वाइब्रेशन अधिक बढ़ जाएगा तो वो अपना स्थान छोड़ने लगेंगे, जिससे ठोस अवस्था का अस्तित्व तो समाप्त होने लगेगा और वो धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदल जाएगी। इस प्रकार से द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा अव्यवस्थित हैं और ठोस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित हैं। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पर कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं। यहां से भी आपका एमसीक्यू आता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भैया ठोस के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से ठोस आपका 4 प्रकार का होता है। आणविक ठोस,
आणविक ठोस जिसे आप कहते हैं मोलिकुलर ठोस, मोलिकुलर ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। जी हाँ। दूसरा है भैया आयनिक ठोस, आयनिक ठोस जिसे आप इंग्लिश में भी आयोनिक सॉलिड ही कहते हैं, आयोनिक सॉलिड। इसके बाद तीसरा है आपका धात्विक ठोस, धात्विक ठोस जिसे आप कहते हैं मेटालिक सॉलिड। और चौथा है भैया सहसंयोजक ठोस। जी हाँ, सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजी जिसे आप कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो इस प्रकार से ठोस चार प्रकार के होते हैं। अब जो आणविक ठोस होता है वो दो तरह का होता है, अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस यानी कि नॉन पोलर, और दूसरा होता भैया ध्रुवीय ठोस यानी कि पोलर ठोस। अध्रुवीय ठोसों में कणों के बीच जो बल लगते हैं उनको आप परिक्षेपण बल कहते हैं, परिक्षेपण बल। शॉर्ट में आपको जानना बहुत ही अच्छे से, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। परिक्षेपण बल, जी हाँ, या उसी को आप कहते हैं लंदन बल। क्या कहते हो भाई? लंदन बल कहते हो। और ध्रुवीय ठोसों में लगता है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव, 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 द्विध्रुव आकर्षण लगता है यहां पर। तो ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक अणुओं के बने होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अणु पाए जाते हैं, जो अणुओं से बना होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। और वो अणु प्रायः सहसंयोजी अणु होते हैं, और परमाणु मतलब सहसंयोजी बंधों से जुड़ते हैं, फिर अणु बनता है, और अणुओं से क्या बनता है भैया? आणविक ठोस बनता है। अब वो अणु आपका अध्रुवी हो सकता है, ध्रुवी हो सकता है। अगर अणु एक समान परमाणुओं से बना है, एक जैसे परमाणुओं से बना है, जैसे कि भैया H2Cl2, ठीक है, इस टाइप से N2, एक जैसे परमाणुओं से बना है अणु, तो वो अध्रुवी ठोस के अंतर्गत आता है। और अगर भिन्न भिन्न ऋण विद्युता के परमाणुओं से अणु बना है तो वहां पर द्विध्रुव बन जाता है, जैसे आपका HCl है, SO2 है, ठीक है, NH3 है। ये आपके किस में आएंगे? ध्रुवी ठोस में आएंगे। जब आप इनको द्रवित करके ठंडा करते हो, जब इनका ठोस रूप बनता है, तो इसके अंतर्गत इस एग्जाम्पल आते हैं। तो ऐसे अणु जो एक समान परमाणुओं से बने होते हैं, एक जैसे परमाणुओं से बने होते हैं, वो अणु अध्रुवी अणु होते हैं, और उन ठोसों को आप अध्रुवी ठोस कहते हो। उनमें अणुओं के बीच दुर्बल बल लगता है, कमजोर, जिससे परिक्षेपण बल या लंदन बल कहते हैं। और जो अणु भिन्न भिन्न ऋण विद्युता के परमाणुओं द्वारा बनते हैं, वो आपके ध्रुवी अणु कहलाते हैं। उनके ठोसों को आप ध्रुवी ठोस कहते हैं। उनमें द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण होता है। इस वजह से ध्रुवी ठोस के जो गलनांक है वो अध्रुवी ठोसों के गलनांकों से अधिक होते हैं। सदैव अध्रुवी ठोस से उच्च गलनांक वाले होते हैं आपके ध्रुवीय ठोस। इसके बाद आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्रिस्टल जालक आयनों का बना होता है, धनायन और ऋणायन इसमें व्यवस्थित होते हैं, और आयनों से आपका क्या बना होता है भैया? जालक बना होता है। धनायन और ऋणायन से जालक बना होता है। जी हाँ, धनायन और ऋणायन से क्या बना होता है? जालक बना होता है। तो यहां पर आयनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो लगता है भैया स्थिर
वैद्युत आकर्षण। कौन सा लगता है यहाँ पर? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जो कि प्रबल होता है, इसलिए इनके गलनांक अधिक होते हैं, उच्च गलनांक वाले ये ठोस होते हैं। तो ऐसे ठोस जिनका जालक आयनों का बना होता है, जिनमें आयन व्यवस्थित होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण कार्य करता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनों का जालक बना होता है, प्रबल आकर्षण होता है, गलनांक वगैरह उच्च होते हैं। और जैसे भैया NaCl, NaCl इस तरह का एग्जाम्पल है। NaCl के यूनिट सेल में जो जालक का यूनिट सेल होता है, अभी आगे हम आपको बताएंगे इकाई कोशिका या यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में भैया Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा होता है और 1 Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयनों से घिरा होता है। मतलब इस जालक में 6:6 का जालक होता है, ये NaCl का जालक। इसके बाद आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या करते हैं भैया? धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और आयनों के रूप में, जैसे जिंक धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग के जिंक, इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन इनके इर्द गिर्द जो है आ जाते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धन आवेशों की संख्या कैसी होती है भैया? बराबर होती है। तो धात्विक ठोसों में धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और आयनों के बीच आकर्षण कार्य करने लगता है, जिससे मजबूती से वो बंधे रहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते रहते हैं जिस प्रकार की समुद्र में जल गति करता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉनों का समुद्र भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र से संज्ञा दी गई है। तो धातु के परमाणु आयनों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से धातु आयनों की जो पैकिंग है वो भैया निविड़ संकुलन पैकिंग होती है। निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग। इसलिए इनके जो गलनांक है ना बहुत उच्च होते हैं, बहुत कठोर होती हैं धातुएं, आघात वर्धनी होती हैं, गलनांक इनके उच्च होते हैं। इनमें विद्युत चालकता पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता होती है। बहुत ही अच्छे विद्युत के चालक होती है धातुएं, है ना। ये आपको विद्युत रसायन में भी बताया था। इसके बाद आता है भैया सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट, जी हाँ, कोवैलेंट सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड क्या है? कोवैलेंट सॉलिड में अधातु के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों से जुड़कर एक बृहद अणु बनाते हैं, एक विशाल नेटवर्क बना लेते हैं, विशाल जालक बना लेते हैं। उसी को आप सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो जब अधातु के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क, एक विशाल जालक बना लेते हैं, तो इस ठोस को आप क्या कहते हो भैया? सहसंयोजी ठोस कहते हो। इसमें अधातु के परमाणु सहसंयोजी बंधों से जुड़े होते हैं, इसमें बृहद अणु होते हैं, बड़े साइज के अणु होते हैं, बृहद बड़े बड़े कण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आते हैं सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत। और सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। सहसंयोजी बंध प्रबल भी होता है और दिशात्मक भी होता है। इसलिए सहसंयोजी ठोस कठोर तो होते ही हैं, भंगुर भी होते हैं। सहसंयोजी ठोसों का गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च। ये आसानी से नहीं पिघलते हैं,
और ये विद्युत के भैया, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं गलित अवस्था में भी और मतलब कि ठोस अवस्था में भी। अब जो आपके आयनिक ठोस थे ना, आयनिक ठोस, ये भी विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन अगर आप इनका विलयन बनाते हो या इनको गलाते हो, जैसे NaCl का आप विलयन बनाएं या गलाएं, तो फिर वो विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। तो आयनिक ठोस विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जब हम उनका विलयन बनाते हैं या उनको गलाते हैं, मेल्ट कर देते हैं, तो उसमें जो आयन है वो जो है विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और इसी कारण उनमें विद्युत चालकता का गुण आ जाता है। लेकिन सहसंयोजक ठोस ना विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, और इनमें इनके जो गलनांक बहुत उच्च होते हैं, ये आसानी से नहीं पिघलते हैं, और कभी कभी गर्म करते समय पिघलने से पहले ही अपघटित भी हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा गुण है इनका, अलग ढंग का गुण है सहसंयोजी ठोसों का, जो आपको ध्यान रखना है। सहसंयोजी ठोस के जो मतलब उदाहरण है वो आपका डायमंड है, डायमंड यानी कि हीरा। डायमंड के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका उदाहरण है, डायमंड उदाहरण है। कार्बन का अपरूप होता है डायमंड, साथ में कार्बन का अपरूप भैया ग्रेफाइट भी होता है, तो ग्रेफाइट भी सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आता है। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की संरचनाओं में अंतर है। ग्रेफाइट की संरचना बहुपर्तीय होती है, परतों के रूप में होती है, इसलिए इसमें परतों के रूप में छिलने फिसलने का गुण होता है, और ये सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज भी होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट में जब एक परत का एक कार्बन उसी परत के 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और उस प्रत्येक कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री रहता है, तो कई परतें पाई जाती हैं। अब प्रत्येक परत में अनेक कार्बन होते हैं, एक कार्बन उसी परत के निकटवर्ती 3 कार्बन से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इस प्रकार परतों के बीच यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट में, इसलिए ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। अपवाद मानते हैं, लेकिन है वो सहसंयोजी ठोस ही। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड ये सहसंयोजी ठोस हैं, और सहसंयोजी ठोस गलित अवस्था में भी विलयन के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। और डायमंड है आपका, ये कुचालक ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, सुचालक है, अच्छा चालक है, क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन, परतों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से अपनी विशिष्ट संरचना के कारण ये विद्युत का अच्छा चालक है, लेकिन आता सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी थी सॉलिड के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके अलावा आपके जो सॉलिड के टाइप्स हैं वो तो ये टाइप्स हो गए। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इस रूपों में भी क्लासिफाइड किया गया है। सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड मतलब आप इसको हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और इसको आप कहते हो भैया क्रिस्टलीय ठोस। जी हाँ, इसे आप क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड को आप अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। राइट। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है?
क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कण एक नियमित व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये नियमित व्यवस्था लगातार रिपीट होती रहती है। मतलब इसमें ये नियमित व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के रूप में होती है। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है दीर्घपरासी। हम पहले केवल क्रिस्टलीय ठोसों पर बात करेंगे, फिर अक्रिस्टलीय ठोसों पर बात करेंगे, मेजर पॉइंट के रूप में बात करेंगे, ताकि आपका जो भी एमसीक्यू आए आपको बड़े आसानी से बन जाए। इसलिए हमारी एक एक बात को भैया गौर से ध्यान देंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयंस, वो एक नियमित व्यवस्था, एक नियमित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित होते हैं और उसी पैटर्न की बारंबार पुनरावृत्ति होती है और ये पुनरावृत्ति लगभग पूरे क्रिस्टल में चलती है। इसलिए आप कह सकते हो कि भैया लॉन्ग रेंज होती है, दीर्घपरासी होते हैं ये, राइट। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोसों में भैया कुछ गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, ठीक है, इस तरीके के कुछ भौतिक गुण आप भिन्न भिन्न दिशाओं में मापते हो तो उनके मान भिन्न भिन्न आते हैं। तो कुछ भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इस लक्षण को आप विषमदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विषमदैशिकता कहते हैं। तो ये मतलब विषमदैशिकता दर्शाते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक यानी कि विषमदैशिक होते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो ये जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड में ऊष्मीय प्रसार गुणांक एक दिशा में धनात्मक आता है तो दूसरी दिशा में ऋणात्मक आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में ये कुछ भौतिक गुण भिन्न भिन्न दर्शाते हैं। इसी को आप विषमदैशिकता कहते हैं। तो ये दीर्घपरासी होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा इनके जो गलनांक हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, गलन की ऊष्मा निश्चित होती है और साथ ही ये वास्तविक ठोस की श्रेणी में आते हैं। इनको आप वास्तविक ठोस भी कहते हो। ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, गलन की ऊष्मा निश्चित होती है और इनमें एक नियमित व्यवस्था होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और ये कुछ गुणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, यानी विषमदैशिकता दर्शाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण हैं आपके साधारण नमक, क्वार्टज, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, आदि। ये इसके क्या है भैया? सामान्य उदाहरण है। अब बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस की। तो भैया अक्रिस्टलीय ठोस तो हमारे वास्तविक ठोस नहीं है, आभासी ठोस है। इनमें जो कणों की व्यवस्था है वो कुछ रेंज तक तो नियमित होती है, फिर हो सकता है कि वही व्यवस्था क्या हो, अनियमित हो। तो मतलब इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब लघु परासी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है कणों की। जी हाँ। तो अमॉर्फस सॉलिड में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन नियमित रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर यह व्यवस्था नियमित होती है, कहीं कहीं पर अनियमित होती है। मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज लघु परासी व्यवस्था होती है।
इनमें हल्का सा बहने का गुण होता है। ये द्रवों की भांति बहते हैं, इसलिए आपने सुना होगा कि इसके अंतर्गत मोम है, रबर है, कांच इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। तो पुरानी इमारतों में जो खिड़कियां लगी होती हैं, उन खिड़कियों में कुछ समय बाद वही कांच धीरे धीरे नीचे बह जाता है, तो किनारों पर वो कांच, खिड़कियों के कांच क्या हो जाते हैं, किनारों पर मोटे हो जाते हैं और बीच में पतले हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे बहते हैं। इन्हें अति शीतित द्रव भी कहा जाता है, अति शीतित द्रव भी कहा जाता है, अति शीतित द्रव, जी हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव कहा जाता है। ये आभासी ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। ये आपके समदैशिकता दर्शाते हैं, समदैशिक होते हैं। जैसे समदैशिकता मतलब आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक। कुछ भौतिक गुणों जैसे कि विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय या विद्युत वितरण गुणांक, मतलब के प्रसार गुणांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर एक समान प्राप्त होते हैं, तो उसे हम समदैशिक कहते हैं। तो भैया क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं और लघुपरासी होते हैं। शॉर्ट रेंज जो है कि यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, राइट। इनके जो गलनांक हैं, गलन की जो ऊष्मा है वो निश्चित नहीं होती है। ये आराम से कम गर्म करने पर ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, है ना, मुलायम हो जाते हैं। और कभी कभार ये गर्म करने पर क्रिस्टलीय अवस्था भी धारण कर लेते हैं। ये विशेष गुण है अक्रिस्टलीय ठोसों का कि गर्म करने पर क्रिस्टलीय अवस्था भी ये धारण कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन कांच की वस्तुएं आप देखते हो कि उनमें जो दूधियापन आ गया है, जो बहुत प्राचीन कांच की वस्तुएं हैं वो दूधियापन सा आ जाता, सफेद सफेद दिखने लगती हैं। तो उसका मतलब सर्दियों में उसका ठंडा होना, गर्मियों में गर्म होना, इसी वजह से उनमें क्रिस्टलीय गुण आने लगते हैं, तो उसमें दूधियापन आ गया है। तो ये चीज है भैया, ये वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड हैं। इनके उदाहरण हैं, आपका अमॉर्फस सॉलिड में आता है मोम, रबर और आपका कांच, ठीक है। कांच इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है और बाकी ज्यादातर पदार्थ आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, राइट। इसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी लक्षण से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो आपको आराम से बन जाएगा अगर आप ये मेजर पॉइंट ध्यान देते हैं, राइट। अब इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में हम बात करें तो हम बात करेंगे भैया पहले क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल लेटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक क्या होता है भैया, जिसमें घटक कणों को बिंदु मानकर, घटक कणों को क्या मानकर भैया, बिंदु मानकर, जी हाँ, घटक कणों को बिंदु मानकर एक जो है ग्राफ या एक मतलब कि कोई भी चित्र, आरेख, खींचा गया आरेख आपका क्रिस्टल जालक को रिप्रेजेंट करता है। ठोस अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना हो सकता है, जिन्हें हम घटक कण कहते हैं। इन्हीं घटक कणों को हम गोला या बिंदु मानकर एक आरेख खींचते हैं और वो आरेख, व्यवस्थित आरेख, वही क्या होता है, क्रिस्टल जालक को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब उसी आरेख में एक छोटा सा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो चारों दिशाओं में रिपीट होता है, जिसके चारों दिशाओं में रिपीट होने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक की रचना होती है, उस छोटे से भाग को आप क्या कहते हो भैया, यूनिट सेल कहते हो। क्या कहते हो उस छोटे से भाग को? यूनिट सेल कहते हो। यूनिट सेल
हिंदी में आप उसे इकाई कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। इकाई कोशिका या एकक सेल या एकक कोशिका कहते हैं। जी हाँ, एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। जैसे घनीय जालक है आपका, तो एक घन आप बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे और वही एक क्यूब बारंबार रिपीट होगा तो पूरे 3D पैटर्न जालक की रचना हो जाएगी और ये आपकी एक क्यूब ये क्या कहलाएगी ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगी। जी हाँ, तो इस तरीके से आपकी यूनिट सेल हो गई। इस तरह के बॉक्स, इस तरह के क्यूबिक जब 3D में चारों ओर से एक दूसरे से सटा के रखे जाएंगे तो पूरे जालक की रचना करेंगे, संपूर्ण जालक की रचना करेंगे। अब मान लीजिए आप इस तरीके के 2-3 घन को इस तरह से कनेक्टेड कर दें तो कुछ इस तरीके का जालक आपका बन के तैयार होने का जो है तैयार होने लगेगा, इस तरीके का जालक। जी हाँ, तो इस तरीके से जालक किसी एक दिशा में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा इस तरीके से, राइट। ये आप देख सकते हैं 3D में। इसी तरह चारों ओर से जालक क्या होगा आपका बढ़ेगा, चारों ओर से जालक आपका क्या होगा भैया बढ़ता है, राइट। तो ये आपका पूरा जालक क्रिस्टल जालक होता है और इसमें घटक कणों को, अवयवी कणों को बिंदु मान लिया जाता है। ये आपके ये जो बिंदु हैं ये अवयवी कण है भैया, अवयवी कण यानी कि घटक कण है, ठीक है, घटक कण है। तो घटक कणों को बिंदु मानकर आरेख खींचा जाए तो वो खींचा गया आरेख आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है, जो भैया द्विविमीय हो सकता है, 2D जालक हो सकता है या फिर 3D हो सकता है। जी हाँ, 2D मतलब द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। तो देखिए जो 2D जालक होता है ना, वो आप इस तरह से कागज पर, अपने कागज तल पर बिंदुओं को बना लेते हो और इन बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को आप क्या कर देते हो भैया, मिला देते हो तो एक जालक की यूनिट सेल बन जाती है। जी हाँ, एक जालक की क्या बन गई, 2D जालक की यूनिट सेल बन गई, राइट। अब इस यूनिट सेल में हो सकता है कि केवल कोनों पर पार्टिकल्स हो। अगर कोनों पर, केवल कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं तो वो कहलाती है आपकी आघ्य एकक कोशिका, आघ्य एकक कोशिका कहलाती है। मतलब सरल, या उसी को आप सरल यूनिट सेल कह सकते हो। इंग्लिश ध्यान रखेंगे, प्रीमिटिव क्या कहलाती है, प्रीमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। जी हाँ, प्रीमिटिव यूनिट सेल, उसे आप प्रीमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन अगर यही पार्टिकल्स इस यूनिट सेल के बीच में भी आ जाए, इस तरीके से आप 2D जालक जब बनाते हो तो ये पार्टिकल्स आपके व्यवस्थित हैं और इन्हीं 4 पार्टिकल्स को आप मिला दें, किन्हीं 4 पार्टिकल्स को भैया मिला दें और उसके बीच में भी पार्टिकल्स आ जाए तो ये भी आपके यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगी। जी हाँ, ये भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कुछ इस तरह की यूनिट सेल आपको देखने को मिल रही है जिसके अंदर भी पार्टिकल्स है, राइट। तो ये आपकी कहलाती है सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब केंद्रित, सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, केंद्रित इकाई सेल। जी हाँ, चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो, ऐसा ही होता है हमेशा, 2 तरह की यूनिट सेल होती है। जब यूनिट सेल के केवल कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं, कोनों पर बिंदु होते हैं, कोनों पर अवयवी कण होते हैं केवल, तो वो प्रीमिटिव यूनिट सेल होती है, याद रखिएगा।
और अगर कोनों के साथ साथ उसके केंद्रों में हो, फलकों के केंद्रों में हो, तो वो सिर्फ आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल आ जाती है। उनको भी आप अलग से चित्र शायद बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आपने जाना क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक आपका 2D हो सकता है और यही व्यवस्था जब 3D में हो, तीनों अक्षों पर हो, एक्स वाई जेड इस तरह की, जैसे क्यूबिक हो रही है आपकी, है ना, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर ये अवयवी कण व्यवस्थित हो और उनकी एक निश्चित क्या हो भैया, कोर लंबाई हो और उनके बीच एक निश्चित अंतरा कोणीय कोण हो, अंतरा एंगल हो, मतलब अंतरा अक्षीय कोण जिन्हें कहते हैं, अंतरा अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से जब इसमें दो प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं तो वो 3D जालक की पहचान होती है। इसमें दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 पैरामीटर होता है भैया अक्षीय दूरियां होती हैं। यहाँ पर अक्षीय दूरियां आपकी ABC है ना, और दूसरा होता है अक्षीय कोण या अंतराक्षीय कोण या अक्षीय कोण बोल सकते हो भैया। तो अक्षीय कोण होते हैं आपके अल्फा बीटा गामा। तो ये 3D होता है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब आपका 3D के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये आज की जो बेसिक क्लास थी सॉलिड स्टेट की, इसमें हमने केवल और केवल आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया है। और चूंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, हमने क्रिस्टल जालक के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम उसमें आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम, जी हाँ, जो आपको फ्यूचर में हमेशा टेबल काम आती है, यही पैरामीटर पर आधारित ABC और अल्फा बीटा गामा पर आधारित, जिसका MCQ क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। जी हाँ, 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है उसको आप जानेंगे, जिससे संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण क्रिस्टलों की रचना हुई है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां होती हैं और उन 7 मूल राशियों से सारी व्युत्पन्न की जाती हैं, उसी प्रकार 7 प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं हैं, 7 प्रकार की यूनिट सेल है जो बेस है, आधार हैं, जिनसे आप 14 प्रकार के ब्रेब्रेस जालक तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी सारी टिप्स, पूरी टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आपको वादा करते हैं कि वो टेबल एक बार में कंप्लीटली, बिल्कुल जी हाँ, कंप्लीटली याद हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि इसमें काफी थ्योरेटिकल पोर्शन था, है ना, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।